तो ये तो मैं मानता हूं कि कोई बिरला बच्चा होता है जो 10वीं क्लास में पढ़ता है या 11वीं क्लास में पढ़ता है या 10 साल का होता है और वो कोई एक आविष्कार कर दे, ये तो मैंने सुना है। लेकिन 28 साल की उम्र में इतने बड़े इतिहासकार आप हो जाएं, ऐसा आविष्कार कर दें आप कि आप भारत राष्ट्र का इतिहास लिख के चले जाएं, और फिर एक नैरेटिव क्रिएट हो पिछले 70 सालों में कि जो लिख दिया है वही सच है। अब जो सच है वो मिलता नहीं है। तो ये जो द्वंद्व है, ये जो कंट्राडिक्शन है समाज में, कि 1947 से जहां से चले थे, जो सफर तय किया था, उसकी बहुत कीमत दी हमने, लेकिन आज 2019 में आखिर इस समाज में इतनी उथल पुथल क्यों है, इतना गुस्सा क्यों है? तो मैं इसको जहां तक समझ पाया कि इस देश में वन वे ट्रैफिक था, जो हमने बता दिया है वही ठीक है। आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, आपके पास रेफरेंसेस ही नहीं थे, और जब रेफरेंसेस नहीं होते हैं तो बहुत सारे लोगों की आदत है कि जब भी कोई आप अच्छी बात कहें तो लेके पूछते हैं कि ये किस किताब से आपने लिया है, और आपने किसी हिंदुस्तानी राइटर का नाम बता दिया तो फिर आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है जब तक विल्सन और जॉर्ज और माइकल नाम के आगे न लगा हो। तो आपको लगता है अच्छा उन्होंने लिखा है तो अल्लाह मियां के सीधे उधर के आए हैं, लिहाजा उन्होंने जो लिखा है वो तो सच होगा, हम सब लोग तो ऐसे ही आ गए। तो इस मानसिकता ने हुआ ये कि हमारे समाज को डरा दिया, और एक खास किस्म के नैरेटिव में ये देश चल रहा है, और हम सब लोग उस दौड़ में शामिल हो गए हैं बगैर ये सोचे कि घर, परिवार, समाज, राज्य, ये पूरा देश और ये राष्ट्र जिस तरफ शामिल हो गया है उस तरफ बहुत आगे नहीं जा पाएगा। जिस 70 साल में दुनिया ने अपनी जर्नी तय की वो आज बहुत आगे है। इसलिए नहीं कि उनके यहां बहुत अच्छी सड़कें हैं और बहुत अच्छी बसें हैं और बहुत महंगी कारें हैं, उन्होंने उस समाज को बनाया है। और हम 70 साल के बाद भी एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि किन कारणों से, किन दबाव के चलते ये देश बटा। आज पूरा देश, ये राष्ट्र अनेकों खतरों से घिरा हुआ है। इन खतरों को किस तरीके से बैकफुट पे रखा जाए, इन खतरों से लोगों की निगाह से कैसे बचाया जाए, इनके बारे में बात न की जाए, और सारा देश हरा हरा बहुत अच्छा है, बड़ा प्रॉस्परस है, यही बताने की कोशिश हो रही है। जिन लोगों की मजबूरी है वो बताते हैं, ठीक है, समझ में आता है, उनकी गिनती इस देश में 4, 5, 10 करोड़ होगी, लेकिन 130 करोड़ के देश में हजारों लाखों स्कूल हैं, प्रिंसिपल हैं, उस्ताद हैं, एक्सपर्ट्स हैं। वो कौन सी मजबूरी है कि हम नौकरी के नाम पे, सिर्फ नौकरी की वजह से हमारे अपने अंदर जो सवाल उठ रहे हैं न उसका जवाब खोज रहे हैं, और जो आगे आने वाली जनरेशन है उनके सवालों का भी जवाब नहीं दे रहा है। वही सवाल टीचर को, जो टीचर ने पेपर में दिया है, अगर जवाब किताब से मिलता जुलता है तो ठीक है, अगर उस बच्चे ने कुछ हटके दिया है तो टीचर की मजबूरी यह है कि वो कैसे उसको पास करे। तो मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में तो समझ में आता है कि फॉर्मूला अलग हो सकता है, लेकिन हिस्ट्री और लिटरेचर में तो फॉर्मूला नहीं अलग हो सकता। उसमें तो डेट नहीं चेंज कर सकते हैं, उसमें तो कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। लिहाजा जिन किताबों को जिन लोगों ने लिखा है वो तो चले गए, लेकिन आज जो सबसे बड़ी ताकत है, जिसकी वजह से आप और मेरे बीच में एक रिश्ता है, आप इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, उसके पीछे अगर कोई छोटा सा हेयरलाइन रिलेशन है, वो सिर्फ यह है कि इस वक्त दुनिया के हाथ में एक छोटा सा हथियार है जिसका नाम है मोबाइल। और इस मोबाइल ने मुझे और आपको कनेक्ट कर दिया, पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दिया। लेकिन उससे भी बड़ी चीज यह है
कि टीचर साहिबा अपने टीचर के रौब के नाते उस बच्चे को ये डांट के कह सकती हैं कि चुप रहो, जो किताब में लिखा है वही बता रही हूं। लेकिन उस बच्चे के हाथ में जो खिलौना है उसमें इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना ज्यादा है कि वो आपकी बात से 10 जवाब और भी जानता है। उसने 10 किताबें और भी पढ़ी हुई हैं। तो उसके अंदर एक सवाल करने की जो उसके अंदर ताकत है, वो जो संचार क्रांति पिछले 10-15 साल में हुई है, ये उसका नतीजा है कि हम तमाम जैसे 10-12 लोग पूरे देश में अलग अलग मुद्दों पे बोल रहे हैं। वो सुनते भी हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं, और छोटी छोटी चीजों को जो कभी कभी स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है उसको भी बताते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है, मैं नहीं जानता कि दुनिया के लिए इसका क्या महत्व है, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत जैसे देश को यह मोबाइल वरदान है। लिहाजा आप बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें जो लोग लिख के चले गए हैं, आज किताबों का दौर बहुत कम है। यह बात अलग है कि बड़े लोग जब किताब लिखते हैं तो बहुत सारे लोग, बड़े जो लोग होते हैं, उनमें अपनी हाजिरी लगाने के लिए किताब में जरूर जाते हैं, और वो किताब भी खरीदते हैं, साइन भी करवाते हैं, और फिर ड्राइंग रूम के अंदर रख देते हैं, पढ़ते नहीं। और जो आम आदमी है उसकी रीच से आज भी बहुत सारी किताबें दूर हैं। तो एक खास सोच के साथ, खास एजेंडे के साथ इस देश में इतिहास भी लिखा गया, लिटरेचर भी लिखा गया, पॉलिटिकल जो हैपनिंग्स थी उनको भी अपने हिसाब से तय किया गया और किताबों को रखा गया। लेकिन आज मैं आपके सामने, खासतौर से जो टीचिंग के फील्ड में हैं, आप चाहें तो, वैसे ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि मैं उस्तादों से ये कहूं कि आप ये नोट कर लीजिए, अदरवाइज तो आप लोगों को आदत है बच्चों को नोट कराने की। आपकी मर्जी है, आप नोट करें, आपकी मर्जी है इसको अपने मेमोरी में रख लें, लेकिन इन किताबों को टीचर्स को जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे बहुत सी आप नॉवेल पढ़ती हैं, ये सोच के पढ़ना चाहिए। कुछ अभी लिखे गए हैं और कुछ उस दौर के लोगों ने लिख तो दिया है, लेकिन आपने उनको भी नहीं पढ़ा। ऐसी कुछ किताबों का जिक्र मैं इसलिए करना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि आज की जनरेशन, ये सवाल पूछने का उसको पूरा अधिकार है कि जिन साहब को आपने अपने इंस्टीट्यूशन में बुलाया था, ये अपनी बात कह के चले गए हैं, कोई इन्होंने रेफरेंस नहीं दिया है, राइटर का नाम नहीं बताया है, आखिर ये बात कहां से कह रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूं कि जो भी कुछ मैं कहूं उसका जब तक एग्जैक्ट रेफरेंस ना हो, और किताब भी उसी विचारधारा के लोगों ने लिखी है जिन्होंने 70 साल तक रूल किया है। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ लोग आ गए, उन्होंने कुछ एक नई किताब लिख दी है और उस नई किताब के अंदर पुरानी थ्योरी को डिमोलिश कर दिया गया है। ऐसी कुछ किताबों में आप पढ़ सकते हैं जिन सब्जेक्ट से आपको लगता है कि दुनिया के बड़े लोगों ने लिखा है, भारत के भी बड़े लोगों ने लिखा है, और अलग अलग समय पे अलग अलग सब्जेक्ट में लिखा है। उसमें से जो मेरे मतलब का है, जहां कंट्राडिक्शन है, मैं सिर्फ उनका रेफरेंस देने के लिए कुछ किताबों का उल्लेख जरूर करूंगा। एक किताब है रिवाइवल वर्जन ऑफ हिस्ट्री, रिटन बाय फेमस एंड एमिनेंट जर्नलिस्ट प्रेम शंकर झा, 1996। इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो कश्मीर को लेकर के नेहरू जी क्या कह रहे थे, पटेल जी क्या कह रहे थे, सैम मानेकशॉ की क्या भूमिका थी, सारा उसमें वर्णन मौजूद है। और ये प्रेम शंकर झा साहब कभी भी बीजेपी और आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद या राइट विंगर्स के कभी फेवरेट नहीं रहे। ये किताब मार्केट में अवेलेबल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। एक साहब बाय प्रोफेशन बहुत बड़े लॉयर हैं, भारत के कानून मंत्री भी रहे। एक ऐसे परिवार से उनका संबंध है जिनके नाना इस देश के राष्ट्रपति थे, जिनके पिताजी गवर्नर थे। उन्होंने भी एक हादसे के ऊपर एक किताब लिखी है, और ये उस दौर के हादसे हैं जो हमने अपनी आंखों से देखे। तो हमने जो देखा
और उनके देखने में क्या फर्क है, इसलिए उस एजेंडे के बारे में बात करना चाहता हूं। उस किताब का नाम है एट होम इन इंडिया, द रीइंस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम, रिटन बाय सलमान खुर्शीद। यह किताब जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, यह उस वक्त किताब लिखी गई जब दिल्ली के अंदर सरकार की देखरेख में प्रधानमंत्री के कहने के बाद, प्रवोक करने के बाद, उस लुटियन जोन में जहां 10 सेकंड के अंदर आर्मी आ सकती है, उस दिल्ली में 3,500 सिखों को सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारा। ये उस बैकग्राउंड में किताब लिखी गई है। और मैं सिर्फ इसलिए इतना आपको नहीं चाहता, कष्ट नहीं देना चाहता कि आप उस पूरी किताब को पढ़ें। उसमें एक पैराग्राफ है ऑन 1984 सिख जेनोसाइड। उसमें लिखते हैं, देयर वॉज ऑल्सो ए टेरेबल सेटिस्फैक्शन अमंग्स द इंडियन मुस्लिम्स who had not completely forgotten the partition unpleasant aftermath। अगर देश के कानून मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता यह किताब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लिखते हुए यह कहेंगे कि जब हिंदू सिखों को मार रहे थे तो इस देश का मुसलमान बहुत संतुष्ट था, बहुत सेटिस्फैक्ट था उसको, और वो इस बात से खुश था कि हिंदू और सिखों ने ही 1947 में मुसलमानों को मारा था। अगर हिंदुस्तान के लॉ मिनिस्टर की, एक बड़े नेता की ये सोच होगी और वो ये किताब लिखेगा और इस किताब लिखने के बाद भी वो अल्ट्रा सेकुलर है, तो सवाल तो उठना चाहिए। लेकिन ये किताब हमारे न देश ने पढ़ी, न कभी प्रोफेसर से इसकी चर्चा की, न उन लोगों ने जो एलीट हैं, क्योंकि उनका एक क्लब है, वो सारे लोग ऐसी ऐसी किताबें लिखते हैं और शेल्फ में चली जाती हैं। लेकिन आप गलती से 5 जन में कोई आर्टिकल लिख दीजिए, जिसकी गिनती भी मैं समझता हूं बहुत नहीं होगी, और लिखने वाला भी कोई, मैं नहीं मानता कि कोई बहुत ही पॉपुलर फिगर हो, लेकिन उसको चर्चा का विषय बनाया जाता है, इसलिए कि उससे राजनीतिक एजेंडा पूरा होता है। तो जो लोग नेशनलिस्ट फोर्सेस कहते हैं अपने आप को, उनको मुझे लगता है पढ़ना चाहिए। हम हजारों किताबों का रेफरेंस देते हैं, लेकिन बहुत कम कोशिश करते हैं कि उनको पढ़ा जाए। ऐसी एक किताब है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। इस किताब का पेज नंबर 353, चैप्टर 13 पढ़ेंगे आप, तो जो कुछ भी उस वक्त के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के साथ जवाहरलाल नेहरू ने किया, उसका पूरा वर्णन है। और इसका राइटर नेहरू जी के बड़े नजदीकी थे, जिनके कहने पे नेहरू जी ने दिल्ली के अंदर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को जमीन दी, और वही शख्स प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के फाउंडर मेंबर थे, प्रेसिडेंट थे। उनका नाम था दुर्गादास, जिनका बेटा बाद में दार्जिलिंग से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, और उनकी बेटी आज दिल्ली में हार्डकोर लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट है। उस किताब को पढ़ेंगे तो वो पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा क्या हुआ। ये किताबें आई, कुछ ईमानदार लोगों ने लिखी, लेकिन उन किताबों को हम लोगों ने नहीं पढ़ा।